नमस्कार, न्यूज 18 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। गृहमंत्री अमित शाह का बिहार दौरा आज, संपर्क से समर्थन अभियान को बढ़ाएंगे आगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लखीसराय में आयोजित जनसभा को करेंगे संबोधित। जिला भाजपा कार्यालय में मुंगेर, जमुई और बेगूसराय की लोकसभा कोर कमेटी के साथ बैठक। आज राजस्थान के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भरतपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में करेंगे पार्टी के नए जिला कार्यालयों का उद्घाटन। नगबई में करेंगे रैली। भारत और फिलीपींस के द्विपक्षीय सहयोग पर 5वें संयुक्त आयोग की बैठक आज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिलीपींस के विदेश मंत्री के साथ करेंगे बैठक की सह अध्यक्षता। दोनों पक्ष राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सहयोग, निवेश, स्वास्थ्य समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की करेंगे समीक्षा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ी छलांग के लिए तैयार भारत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर ऐलान। 12 से 19 जुलाई के बीच होगा बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। देश भर में आज मनाया जा रहा ईद उल अजहा का त्योहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दी मुबारकबाद। प्रधानमंत्री ने किया ट्वीट, कहा यह त्योहार हमारे समाज में एकजुटता और सद्भाव की भावना को भी कायम रखे। और एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में आज ईरान से होगा भारत का मुकाबला। कल जापान को 62-17 से करारी शिकस्त देकर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा मौजूदा चैंपियन भारत। और अब सभी खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर होंगे। अपने दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लखीसराय में आयोजित जनसभा में जनता से संवाद करेंगे। साथ ही अशोक धाम मंदिर में दर्शन कर संपर्क से समर्थन अभियान के तहत वहां के ट्रस्टियों से मुलाकात करेंगे और शाम को लखीसराय जिला भाजपा कार्यालय में मुंगेर, जमुई और बेगूसराय लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक करेंगे। तो ये आज का दौरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। जैसे कि हम बता रहे हैं कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लखीसराय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और जिस तरह से हमने कहा कि वहां पे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनमें एक जोश, एक ऊर्जा का संचार होगा। कहीं ना कहीं बिहार में और अपने दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अमित शाह मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर, जैसा कि हमने कहा कि बिहार के लखीसराय में आयोजित एक जनसभा में वो जनता से भी संवाद करेंगे और उसके साथ साथ वो अशोक धाम मंदिर जो है वहाँ दर्शन कर, पूजा अर्चना कर, संपर्क से समर्थन अभियान के तहत वहाँ के जो ट्रस्टीगण हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। और फिर शाम को लखीसराय में ही जिला भाजपा कार्यालय में मुंगेर, जमुई और बेगूसराय लोकसभा की जो सीटें हैं वहाँ के कोर कमेटी की बैठक भी उसमें वो शामिल होंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो अगले साल का जो लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनज़र बिहार और बिहार की राजनीति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और किस तरह से बिहार की धरती पर आज जब अमित शाह का बिहार दौरा हो रहा है, तमाम लोगों से उनकी बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है उस पर सबकी निगाहें होंगी। हमने बताया कि मुंगेर, जमुई और बेगूसराय लोकसभा की जो सीटें हैं कोर कमेटी, उसकी वो बैठक करेंगे। और इस पूरे खबर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं और हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त लखीसराय में मौजूद हैं ताज़ा अपडेट के साथ। राजेश, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है न्यूज़ 10 में। और राजेश, सुबह भी आपसे बात हो रही थी,
हम आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर होंगे, राजनीतिक तौर पर इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं, इस लिहाज से भी कि अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, संपर्क से समर्थन से संपर्क अभियान जो है वो भी चलाया जा रहा है, और साथ ही साथ केंद्र में जो 9 साल पूरे हुए हैं मोदी सरकार के, उसका भी लेखा जोखा वो पेश करने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह 2 बजे जो लखीसराय का चर्चित अशोक धाम है वहां पर वो पूजा अर्चना के लिए पहुंचेंगे, और उसके बाद जो वहां पर ट्रस्टी हैं, जो मंदिर के तमाम जो पदाधिकारी हैं, उनसे संपर्क से समर्थन अभियान के जरिए उनसे मुलाकात करेंगे और अपने एक बुकलेट जो है, जो मोदी सरकार के 9 साल की जो उपलब्धियां हैं उसका एक बुकलेट उन तमाम लोगों को जो है वो सौंपेंगे, उन्हें देंगे। और यह अभियान देश भर के विभिन्न हिस्सों में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, या तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्रीगण हैं और सांसद हैं, ये तमाम लोग पूरे देश भर में जाकर संपर्क से समर्थन का जो अभियान है उसको चलाने का काम कर रहे हैं। और बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की जो रैली हो रही है आज, जो आम सभा वो गांधी मैदान लखीसराय में करेंगे, उसका महत्व तो इसलिए भी व्यापक हो जाता है क्योंकि जो मुंगेर संसदीय क्षेत्र है वहां से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद हैं। लखीसराय यूं तो जिला मुख्यालय है, लेकिन वो मुंगेर संसदीय क्षेत्र का ही हिस्सा है, मुंगेर संसदीय क्षेत्र में आता है। ऐसे में कहीं न कहीं जो गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, वो अभी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर बिहार में जो आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है उसके खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन का शंखनाद करेंगे। हालांकि 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 होने हैं, और 2024 के लिए कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स हम कह सकते हैं कि कैसे महासबर में किला फतह किया जाए, उसका टिप्स गृह मंत्री अमित शाह देने की कोशिश करेंगे। मुंगेर संसदीय क्षेत्र, बेगूसराय संसदीय क्षेत्र और जमुई संसदीय क्षेत्र, तीनों संसदीय क्षेत्र के जो बीजेपी कोर ग्रुप के जो कार्यकर्ता हैं वो गृह मंत्री अमित शाह से रूबरू होंगे। और यह अमूमन आपको कम देखने को मिलता हो कि राष्ट्रीय नेतृत्व जब जिला स्तर की बैठकों में भाग लेता है और कार्यकर्ताओं से रूबरू होता हो, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के उत्साह का जो संचार का जो लेवल है वो जरूर बढ़ जाता होगा। और ऐसी परंपरा बहुत कम पार्टियों में देखी जाती है, रीजनल पार्टियों में तो ऐसी परंपरा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है। और शायद यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनको रिचार्ज करते हैं और उनके उत्साह का संचार जो है वो दोगुना करते हैं। और शायद यही वजह है कि चुनाव में दोगुनी ताकत के साथ कार्यकर्ता जो है महासमर में कूदते हैं। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच कहीं न कहीं जो समाधान की तलाश में भारतीय जनता पार्टी बिहार के महासमर में कूदना चाहती है। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह को लोग आज सुनना चाहेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। बिहार सरकार उनके निशाने पर होगी और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी उनके निशाने पर जरूर होंगे। और साथ ही साथ राजेश, मुंगेर की हमने बात की, जमुई की बात की, इन तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनके जो नेता होंगे उनके साथ भी अमित शाह की बैठक होने वाली है। तो ये जो लोकसभा क्षेत्र हैं, ये लोकसभा चुनाव के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, और जब यहाँ के नेताओं से बातचीत होगी किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? देखिए, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र जो है वो जनता दल यूनाइटेड के कब्जे में है। जमुई से जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो जमुई से सांसद हैं, और बेगूसराय के सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। तो 3 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, ये तीनों लोकसभा क्षेत्र पहले एनडीए के कब्जे में थी, लेकिन अब चूंकि जनता दल यूनाइटेड पाला बदल चुकी है, अब वो आरजेडी के साथ महागठबंधन में है। तो ऐसे में जमुई और जो मुंगेर संसदीय क्षेत्र है वहां पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर चाहेगी कि अपना उम्मीदवार उतारें, और ललन सिंह को चुनौती देने के लिए उनके गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह की ये सभा हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को फुल प्रूफ बनाने के लिए आने वाले दिनों में ललन सिंह को चुनौती देने के लिए और उनके गढ़ में ये रैली की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि उन क्षेत्रों को पहले चिन्हित किया जाए जहां पर बीजेपी के सांसद नहीं है। बीजेपी जिस
पिछले चुनाव में अगर साझेदार दल के साथ अगर चुनाव जीती है या उनके जो घटक दल चुनाव मैदान में रहे हैं, वहां पर बीजेपी अपना उम्मीदवार देने के लिए कमर कसकर तैयार हो रही है। और गृहमंत्री अमित शाह आज 3 लोकसभा क्षेत्रों मुंगेर, जमुई और बेगूसराय के कार्यकर्ताओं के साथ जब बैठक करेंगे तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव को फतह करना, उस समर में कूदना और 40 जो लोकसभा क्षेत्र बिहार में हैं, उनके कार्यकर्ताओं को टिप्स देने की कोशिश गृहमंत्री अमित शाह जरूर करेंगे। बिहार सरकार उनके निशाने पर होगी। बीपीएससी में शिक्षकों के नियुक्ति के सवाल पर जो है वो शिक्षक आंदोलित हैं, वह उसको भी एड्रेस कर सकते हैं। अभी ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ये कह रहे थे कि शिक्षकों के साथ जो हो रहा है वह कहीं न कहीं विनाशकाले विपरीत बुद्धि बिहार सरकार के लिए हो सकती है और उनके लिए आखिरी कील साबित हो सकती है। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपे कि बहुत से जो छात्र जो तैयारी कर रहे थे या फिर जो शिक्षक हैं वो भी नाराज हैं। लेकिन मेरा सवाल एक और है राजेश, वो ये कि अभी कुछ दिनों पहले ही पटना में जो विपक्षी दलों का जो एक मीटिंग हुई थी, बीजेपी ने उसको लेकर काफी करारा हमला किया था उन पार्टियों पर। उन्होंने कहा था कि ये एक फोटो सेशन है। उस फोटो सेशन के बाद आज पहली बार अमित शाह वहां पे होंगे, बिहार की धरती पर होंगे। क्या हम उम्मीद करें कि जो विपक्षी एकता है उस पर भी अमित शाह अपनी बात रख सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि उन्होंने पहले भी कहा था कि ये विपक्ष का फोटो सेशन है और अभी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से जब बात हो रही थी तो उन्होंने भी यही कहा कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। यानी विपक्ष के जो 17 दल हैं, बैठक तक तो 17 दल रहे, बैठक खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल बैठक से निकलकर बाहर चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा वो नहीं बन पाए। तो ऐसे में भला विपक्षी एकता रही कहां? यह सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है और यह भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि विपक्ष में कई तरह के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। ऐसे में क्या नीतीश कुमार की जो हसरत है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की, वो हसरत क्या पूरी हो पाएगी? यह सवाल बीजेपी की तरफ से लगातार उठाई जा रही है। और रही बात बीपीएससी शिक्षक भर्ती की, तो उस पर भी बीजेपी जो है वो आक्रामक है। वो कह रही है कि तेजस्वी यादव ने इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो शिक्षकों को वेतनमान देंगे, सरकारी नौकरी का दर्जा देंगे। लेकिन अब सत्ता में आने के बाद कहानी बदल सी गई है। और अभी गिरिराज सिंह इस बात पर भी प्रतिक्रिया दे रहे थे कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ये कह रहे हैं कि बिहार में टैलेंट की कमी है, इसीलिए हमें शिक्षक भर्ती में देश भर के लोगों को आमंत्रित करना पड़ रहा है, जिसको लेकर लोग आंदोलित हैं कि जिस बिहार ने देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया राजेंद्र बाबू के रूप में और इतने सारे आईएएस आईपीएस जो है बिहार ने दिया, भगवान बुद्ध और महावीर, चंद्रगुप्त और चाणक्य की ये धरती है और उस धरती पर टैलेंट की क्या कमी है? यह सवाल कहीं ना कहीं जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं वो भी खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, एक और सवाल राजेश, वो ये कि जो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया और समर्थन किया समान नागरिक संहिता को लेकर, उस बयान के बाद से अमित शाह आज होंगे बिहार में। क्या हम ये उम्मीद करें कि इस नागरिक संहिता के मौके पर भी, और आज बकरीद का भी दिन है, तो कुछ उम्मीद की जा सकती है, उनके कुछ बातें निकल कर सामने आ सकती हैं आज के इस बिहार दौरे को लेकर? देखिए, जो सूत्र बताते हैं हमारे, जो सूत्र बीजेपी सूत्र की बात करें या सरकार की सूत्र की बात करें, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की यह कोशिश है कि समान नागरिक संहिता से संबंधित जो विधेयक है उसको अगले सत्र में लाने की बात जो है वो कहीं ना कहीं इस पर विचार विमर्श जोर शोर से किया जा रहा है, जो बीजेपी के सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक। और प्रधानमंत्री ने स्वयं इस मामले को एड्रेस किया है, तो निश्चित तौर पर तमाम लोगों की नजरें जो है वो अमित शाह के संबोधन पर जरूर होंगी कि क्या वो समान नागरिक संहिता को लेकर अपना वक्तव्य देते हैं, क्योंकि देश के वो गृह मंत्री हैं और बिहार जो है वो परिवर्तन क्रांति की भूमि मानी जाती रही है। हर एक बड़े आंदोलनों का गवाह है। पटना का जो गांधी मैदान है वो 1974 के जेपी आंदोलन का गवाह रहा है, जहां पर कि पूरा गांधी मैदान खचाखच भर गया था और कहीं ना कहीं परिवर्तन का शंखनाद उस वक्त हुआ था राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं उनकी कविताओं के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह यहां परिवर्तन का शंखनाद कर सकते हैं और निश्चित तौर पर उनके एजेंडे में बिहार सरकार तो होगी ही, देश के जो समसामयिक मुद्दे हैं
उन मुद्दों को भी वो एड्रेस करेंगे और बिहार सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश वो जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को लखीसराय से हम तक पहुंचाने के लिए। तो क्या कुछ बातें उनकी इस यात्रा से निकल कर सामने आती है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा से निकल कर सामने आती है, उस पर हम सब की निगाहें बनी होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, बढ़ेंगे आगे और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान के दौरे पर होंगे। जेपी नड्डा भरतपुर में जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वहीं भरतपुर से ही जैसलमेर और बाड़मेर के जिला कार्यालयों का भी वर्चुअली वो उद्घाटन करेंगे। जेपी नड्डा दोपहर में भरतपुर के नदबई में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी बचे हैं। ऐसे में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक ए मनालो के साथ दिल्ली में द्विपक्षीय सहयोग पर 5वें भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और उसे और गहरा करने के लिए तत्पर रहेंगे। इसमें राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सहयोग, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि और वित्तीय प्रौद्योगिकी शामिल हैं। बैठक के दौरान दोनों पक्षों द्वारा आपसी हित के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। फिलीपींस के विदेश मंत्री मनालो 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। भारतीय वैज्ञानिक एक बार फिर अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारत में चंद्रयान 3 मिशन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 3 को 12 से 19 जुलाई के बीच लॉन्च किया जा सकता है। Chandrayaan 3 spacecraft is fully integrated. We have completed the testing and also mated with the rocket compartment. That's called the payload fairing. And we are building the rocket now. The rocket assembly is going on. Another 2 days, the rocket assembly will be completed. Then we go through a rigorous testing program. Then we'll assemble the Chandrayaan 3 on the rocket and go for the launch campaign. So currently the window of opportunity is between 12th to 19th of July, and we will take the earliest possible date, maybe 12th, maybe 13th, or maybe 14th. We don't go towards the end unless there is a technical issue cropping up. और चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही एक अनुवर्ती मिशन है जो कि चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की उसकी पूरी क्षमता को प्रदर्शित करेगा। इसमें एक लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन शामिल है। चंद्रयान 3 के मिशन का मकसद चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग का प्रदर्शन करना है, रोवर को चांद पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और उसकी जगह पर वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना है। आज देवशयनी एकादशी है। इसे आषाढ़ माह के दौरान मनाया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक ये 4 महीने की अवधि के लिए भगवान विष्णु की शेषनाग पर शयन की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे चातुर्मास भी कहा जाता है। आज से 4 महीने बाद प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं। इस मौके पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि सभी को आषाढ़ी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पवित्र दिन हमें वारकरी परंपरा के अनुरूप भक्ति, विनम्रता और करुणा के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करे। भगवान विट्ठल के आशीर्वाद से हम एक सुखी, शांतिपूर्ण
और समावेशी समाज के निर्माण के लिए हमेशा मिलकर काम करें। और देश भर में आज ईद उल अजहा का त्यौहार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर ईदगाहों, मस्जिदों और दरगाहों में विशेष नमाज अदा की जा रही है। इस्लाम धर्म के मुताबिक इस दिन को बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक ईद उल अजहा का पर्व साल के आखिरी महीने में आता है। ये त्यौहार मीठी ईद के करीब 2 महीने 10 दिन बाद मनाया जाता है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, ईद उल अजहा के मौके पर मैं सभी नागरिकों, विशेषकर भारत और विदेशों में रहने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। ईद उल अजहा प्रेम और त्याग का पवित्र त्यौहार है। ये त्यौहार हमें त्याग के मार्ग पर चलने और निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। आइए इस दिन हम सभी समाज में आपसी भाईचारे और सद्भाव बढ़ाने की दिशा में काम करने का संकल्प लें। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ईद उल अजहा की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईद उल जुहा त्याग और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर है। ये सभी परिवारों और समुदायों द्वारा आपस में खुशियां और शुभकामनाएं साझा करने का भी अवसर है। ये ईद हम सभी के लिए शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए, यही मंगल कामना है। और पीएम मोदी ने भी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ईद उल अजहा की शुभकामनाएं, ये दिन सभी के लिए सुख और समृद्धि लाए। ये हमारे समाज में एकजुटता और सद्भाव की भावना को कायम रखे। ईद मुबारक। और भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने ईद उल अजहा के मौके पर बिहार के सुपौल स्थित एक मस्जिद में नमाज अदा की। और ईद उल अजहा के मौके पर भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली स्थित पंजा शरीफ दरगाह में नमाज अदा की। और इस मौके पर उन्होंने देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत अकेला देश है जहां सभी धर्मों से जुड़े त्यौहार हम सब मिलकर मनाते हैं, इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं। सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारा देश अकेला ऐसा देश पूरी दुनिया में होगा जिसमें सभी धर्मों के धर्मावलंबी भी रहते हैं और सभी धर्मों से जुड़े हुए त्यौहार भी हम सब मिलजुल करके मनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, अमन के साथ, सुकून के साथ और देश तरक्की और लोगों के एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाते हुए कामयाब हो, यही हम सबकी दुआ है। और आज ईद पूरे देश में मनाई जा रही है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं। दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए, जम्मू, जयपुर और गुवाहाटी, इन चारों शहरों की ये तस्वीरें, ईद की ये तस्वीरें, विशेष नमाज अदा की जा रही है। आप दिल्ली की तस्वीरें देख सकते हैं, जम्मू, राजस्थान की राजधानी जयपुर और असम के गुवाहाटी से ये 4 तस्वीरें। आज पूरे देश में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी ने देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं दी हैं। शांति, समृद्धि, खुशहाली बनी रहे, सभी ने ये दुआएं की हैं। तो ये 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली, जम्मू, राजस्थान के जयपुर और असम के गुवाहाटी से ये ख़ास तस्वीरें, जहां लोग ईद उल अजहा की जो विशेष नमाज है वो अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देश के बाकी हिस्सों में भी किस तरह से लोग ईद उल अजहा का त्यौहार मना रहे हैं आज।
वो तस्वीरें हम आपको अब से कुछ देर के बाद दिखाएंगे। लेकिन अभी आप दिल्ली, जम्मू, जयपुर और गुवाहाटी की तस्वीरें देख रहे हैं। पूरे देश में आज ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जा रहा है। हर कोई अल्लाह ताला से, ऊपर वाले से, परवरदिगार से खुशियों की बात करता है, खुशहाली की बात कर रहा है, तरक्की की बात कर रहा है, अमन और शांति की दुआएं कर रहा है कि और इस तरह से बाकी शहरों में भी आज ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये पटना की आप तस्वीरें देख सकते हैं। पटना में भी ख़ास तौर पर आज ईद उल अज़हा के लिए जो नमाज हैं वो अदा की गई और दक्षिण भारत में तमिलनाडु की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये दो तस्वीरें, एक तरफ पटना, बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें और दूसरी तरफ चेन्नई की ये तस्वीरें। इन दोनों ही तस्वीरों में लोग विशेष नमाज अदा करते दिखाई दे रहे हैं। ईद उल अज़हा का त्यौहार का पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और ये राजस्थान की राजधानी जयपुर की ये तस्वीरें। हर कोई ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से ये गुजारिश और ये उम्मीद कि हम सभी को वो खुशहाली, वो अमन और चैन का माहौल पूरे देश में कायम रहे, हर कोई तरक्की करे। और ये तस्वीरें जम्मू की, ये तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से ये लगातार हमारे पास जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोग देश के अलग अलग हिस्सों में भी ईद उल अज़हा या बकरीद का त्यौहार मनाते हुए अमन और शांति की बातें, तरक्की की बातें। और हर कोई, ये गुवाहाटी की तस्वीरें, असम के गुवाहाटी की तस्वीरें। और जैसे कि हमने कहा कि इस पाक मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन तमाम शख्सियतों ने देशवासियों को मुबारकबाद और शुभकामनाएं दी हैं। ये वाराणसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ये तस्वीरें, जहां ईद उल अज़हा यानी बकरीद का त्यौहार भी यहां मनाया जा रहा है। विशेष नमाज अदा की जा रही है। तो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आप केरल के तिरुवनंतपुरम से तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ महिलाएं काफ़ी तादाद में नमाज अदा करते हुए, तिरुवनंतपुरम की ये तस्वीरें, काफ़ी तादाद में यहाँ महिलाएं इकट्ठा हुई हैं ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाने के लिए, बकरीद का त्यौहार मनाने के लिए। अमन और खुशहाली की बातें हर कोई आज के दिन कर रहा है। ये केरल से ही कोच्चि की तस्वीरें। हर कोई ऊपर वाले से ये दुआ कर रहा है कि देश में अमन का माहौल कायम रहे, खुशियाँ रहें, हर कोई स्वस्थ रहे, हर कोई तरक्की करे। हर कोई आज इसकी दुआ करते हुए। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की आप तस्वीरें देख सकते हैं। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज ईद उल अज़हा का त्यौहार यहाँ भी मनाया जा रहा है। तो ये कुछ ख़ास तस्वीरें हम आपको लगातार उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के हर कोने से हम आपको ये तस्वीरें, ईद उल अज़हा की ख़ास तस्वीरें। और ये विश्व प्रसिद्ध दिल्ली का जामा मस्जिद, यहाँ भी ख़ास विशेष नमाज अदा की गई। लोग सुबह सुबह जाकर नमाज अदा किए यहाँ पे। तो जामा मस्जिद की ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, नई दिल्ली स्थित जामा मस्जिद। यहाँ भी हज़ारों की तादाद में लोग जुटे
और ईद उल अजहा की जो विशेष नमाज है उसको अदा किया गया। आज का दिन बलिदान का प्रतीक, भाईचारे और सद्भाव का प्रतीक ईद उल अजहा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे मौसम की। देश के ज़्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और करीब 80% क्षेत्रों में मानसून पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 4 दिनों में मध्य पूर्व, पश्चिम उत्तर और पश्चिम भारत में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ और हिस्सों में पहुंच गया है और इसके गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और पंजाब के बाकी बचे क्षेत्रों में भी पहुंचने की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। और दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहां के कई हिस्सों में झमाझम बारिश से दिल्ली वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं बारिश से मौसम भी काफी सुहावना हो गया है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने उत्तरी कोंकण में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश और दक्षिण कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और घाट पहाड़ियों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे और सतारा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे सहयोगी शिशिर इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। शिशिर, इस वक्त मौसम की क्या स्थिति है, क्या बारिश हो रही है और बाकी महाराष्ट्र के बाकी जो हिस्से हैं वहां से क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल असम, देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में हालांकि कहा था कि भारी से भारी बारिश जो है कुछ कुछ जगह पर होगी और उसी के अनुसार हम देख रहे हैं कि जो खासतौर पर कोंकण का इलाका है वहां पर जो है कुछ कुछ जिले हैं जहां पर ज्यादा बारिश यहाँ पर इस वक्त हम देख पा रहे हैं। खासतौर पर रायगढ़, रत्नागिरी का इलाका जिसे हम कहते हैं, साथ ही साथ जो पश्चिम महाराष्ट्र के जो इलाके हैं यहाँ पर भी जो है अलग अलग जगह पर जो है भारी बारिश हो रही है। लेकिन अमूमन अगर महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो मानसून के बादल जो है वो हर जगह जो है बरसना शुरू हो चुका है। खासतौर पर मराठवाड़ा की सूखाग्रस्त इलाका है और विदर्भ में भी जो है बारिश शुरू हो चुकी है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में हालांकि ये संभावना थी कि भारी बारिश मुंबई में होगी, लेकिन पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि मुंबई में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। आज भी जो है मुंबई में अगर देखा जाए तो हल्की हल्की फुहारें जरूर है, इसलिए मौसम इस वक्त मुंबई में काफी सुहाना है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए जिस प्रकार से चेतावनी आई थी मौसम विभाग की, उसको मद्देनजर रखते हुए खास तौर पर जो पूरा कोंकण बेल्ट है, साथ ही साथ जो मुंबई का इलाका है, यहाँ पर जो है अलर्ट जारी किया था और इसीलिए प्रशासन की तरफ से खासतौर पर जो स्थानीय प्रशासन है उनकी तरफ से जो है यहाँ पे कई कदम उठाए गए हैं। मुंबई की बात करें तो मुंबई में कल जिस प्रकार से 2 दिनों से भारी बारिश की संभावना जताई जा रही थी, उसके मद्देनजर जो मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर है उन्होंने भी जो है अलग अलग जगहों का जायजा लिया। खासतौर पर जो निचले इलाके हैं वहां पर जहां पर पंपिंग स्टेशंस बिठाए गए हैं वहां पर भी जो है उन्होंने जायजा लिया। जबकि चूंकि अगर ज्यादा बारिश मुंबई में होती है तो ऐसे हालत में अगर देखा जाए तो निचले इलाकों में पानी जो है भर जाता है, जलभराव की स्थिति होती है, रास्तों पर पानी आ जाता है, आवाजाही में उसका दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब तक मुंबई में ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। हालांकि ज्यादा बारिश भी मुंबई में अब तक नहीं हुई है, हल्की बारिश पिछले 2 दिनों से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। हालांकि इसके सबके मद्देनजर ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो इलाके हैं, खासतौर पर जो निचले इलाके हैं, वहां पर प्रशासन की तरफ से जो है मुस्तैद किए गए जो ऑफिसर्स है वो लगाए गए हैं। पंपिंग स्टेशन जो है उनको रिएक्टिवेट किया गया है और खासतौर पर जो इलाके, खासतौर पर जो कोस्टल इलाके हैं वहां पर जो है मैं आपको रोकना चाहूंगा, अलर्ट कर दिया हमारे साथ बने रहिए, इसलिए कि एक ट्वीट मौसम विभाग की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट है, हम उस पर निगाह डालते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मॉडरेट रेनफॉल कंटिन्यूज टू अकर ओवर मुंबई सिंस forenoon of yesterday as shown in the attached Mumbai radar image.
और it is likely to continue during next 3 hours. Extremely heavy rainfalls has occurred in isolated areas में। तो मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मॉडरेट रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा आने वाले दिनों में भी, और जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ लाइकली टू कंटिन्यू ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 hours कहा जा रहा है। और ये कुछ ट्वीट उन्होंने किया है। The heavy rainfall intensify is likely to continue on 29th as well as and likely to decrease gradually from 30th। तो ये शिशिर कहा जा रहा है कि जो मॉडरेट रेनफॉल है वो मुंबई में तो होती रहेगी, बारिश होती रहेगी, और कहा जा रहा है कि 30 जून के बाद से उसमें कुछ डिक्रीज ग्रेजुअली हम देखने को मिल सकती है। ये मुंबई की बात हो रही है, लेकिन बाकी महाराष्ट्र को लेकर अभी मौसम विभाग की तरफ से आप बता सकते हैं कि वहाँ से क्या कुछ अपडेट है। लेकिन मुंबई को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगले 3 दिनों तक मॉडरेट बारिश होती रहने की उम्मीद जताई गई है। बिल्कुल, देखिए 3 दिन का पिछला अगर मौसम विभाग की चेतावनी देखें तो मुंबई में उन्होंने कहा था कि भारी बारिश जो है मुंबई में हो सकती है। हालांकि जो मुंबई के कुछ कुछ इलाके हैं वहां पर जो हमने देखा कि बारिश हो रही है, लेकिन एक मॉडरेट तरीके से हो रही है। जैसे मैंने कहा कि हल्की बारिश हो रही है बीच बीच में, खास तौर पर दक्षिण मुंबई के इलाके बात करें हम, या फिर जो पश्चिमी उपनगर इलाका है वहां पर बात करें तो वहां पर जो है ये बारिश हो रही है। साथ ही साथ जो मुंबई सटा हुआ इलाका है थाने और भिवंडी, वहां पर हमने कल देखा कि ज्यादा बारिश वहां पर हुई थी। मुंबई की इस वक्त स्थिति अगर देखा जाए तो रुक रुक कर मध्यम स्वरूप की बारिश यहां पर हो रही है। आने वाले अगर देखा जाए आज का पूरा दिन अगर देखा जाए तो इस प्रकार की जो कंडीशंस है, वेदर कंडीशंस है, वो कंटिन्यू होगी। खास तौर पर जैसे आपने महाराष्ट्र की बात की तो महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं तो महाराष्ट्र के जो कोस्टल बेल्ट है, बेसिकली कोंकण बेल्ट है, वहां पर ज्यादा बारिश इस वक्त हम देख पा रहे हैं। और मौसम विभाग की अगर चेतावनी अगर देखें तो उन्होंने पिछले 48 आवर्स का अनुमान उन्होंने दिया था कि ये जो इलाका है खासतौर पर कोंकण वाला, जिसमें 3 जिले प्रमुख जिले हैं रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, यहां पर जो है भारी बारिश हो सकती है। और खासतौर पर उन्होंने ये भी कहा था कि जो पश्चिम महाराष्ट्र का इलाका है, सातारा की बात करें, पुणे की हम बात करें, यहां पर भी जो है मॉडरेट या हेवी रेनफॉल यहां पर हो सकता है। तो इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो बाकी अन्य इलाके हैं महाराष्ट्र के, वहां पर इस वक्त जो है रुक रुक कर कई जगह पर बारिश हो रही है। जी असीम, और इसमें शिशिर जैसा कि आपने कहा कि इस बार उतनी बारिश नहीं हुई है अभी तक की बात की जाए। जो निचले इलाके हैं वहाँ पे हम जानते हैं कि जब भारी बारिश होती है तो स्थितियाँ कुछ प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं। अभी तक तो स्थिति ठीक है, लेकिन जिस तरह से जो तैयारियां की गई प्रशासन की तरफ से कि अगर भारी बारिश होती है आने वाले दिनों में, क्योंकि मानसून का भी सीज़न है, उसको लेकर पंपिंग सेट्स की बात हो या फिर उनको सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जाए ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो सके, इसको लेकर मुंबई सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या कुछ उपाय, क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, हालांकि बीएमसी के स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है मानसून के वक्त खास तौर पर जी, और जिसका निचले स्तर की हम बात करते हैं तो आइडेंटिफाइड एरियाज होते हैं जहां पर जो है बीएमसी ने ये एरियाज जो है मार्क किए होते हैं। चूंकि निचला स्तर होने के कारण यहाँ पे जल्दी जो है पानी भर जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो पानी मुंबई शहर में भरता है उसको समुद्र में ढकेलने के लिए जो नाले होते हैं उनकी सफाई करनी काफी महत्वपूर्ण होती है। हालांकि पूरे नालों की सफाई अगर देखा जाए पिछले 1-2 महीने से इसका काम जारी था। और साथ ही साथ जैसे हमने कहा कि जो सीवेज प्लांट है उनको भी जो है यहाँ पर ठीक किया गया है, तो पानी का बहाव जो है समुद्र में जाए इस पर ध्यान दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, जैसे अगर पानी भरता भी है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो निचले इलाके हैं खासतौर पर पश्चिमी उपनगर की हम बात करें या फिर हम मुलुंड की बात करें, थाने की बात, कुछ इलाकों की बात करें जो कि मुंबई सटे हुए इलाके हैं, यहाँ पर भी जो है कुछ कुछ निचले इलाके हैं जहां पर पानी की समस्या हमेशा होती है, हर मानसून में होती है। अगर बारिश ज्यादा होती है तो घरों तक जो झुग्गियां झोपड़ियां वहां भी पानी जो है घुस जाता है अंदर। तो ऐसे में यहाँ पर जो एरियाज आइडेंटिफाइड बीएमसी ने की है वहां पर जो पंपिंग स्टेशन बिठाए गए हैं। हालांकि इन पंपिंग स्टेशन के जरिए जो है जो पानी रास्तों पर आता है उनको जो है एक रूट किया जाता है और समुद्र में उसको फेंका जाता है। इसी तरह हम मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई का हिंदमाता का इलाका हम बात करें या फिर जिस प्रकार से हम बात करें दादर सर्कल टीटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी जो है बीएमसी ने कुछ प्रावधान किए। यहाँ पे बड़ी बड़ी टंकियां जो है वो बिठाई गई है जो कि पानी जो है उसको सक कर पाए, जो पानी बारिश का पानी खासतौर पर जो सड़कों पर आता है उसको ट्रीट किया जा सके, उसको वहां से हटाया जा सके, क्योंकि व्हीकुलर मूवमेंट जो है उससे काफी बाधित होती है। तो इसके मद्देनजर इंतजाम यहाँ पर भी किए हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि रेल यातायात की, अगर मुंबई में ज्यादा बारिश होती है तो ऐसे में जो रेल की एक टाइम टेबल शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है। और उसके लिए अगर देखा जाए तो उसके लिए भी कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए हैं जहां पर संभवतः रेल ट्रैक पर पानी जम जाता है। खासतौर पर जो कुर्ला का इलाका है, सायन का इलाका है, यहाँ पर
तो पिछले बार भी हमने देखा कि किस प्रकार से जो बीएमसी थी और रेलवे प्रशासन था उन्होंने मिलकर जो काम किया था। इस जी। बार भी जो है इन इलाकों पर जो पंपिंग स्टेशन बिठाए गए, खासतौर पर रेल ट्रैक पर पानी ना है, इसका कहीं ना कहीं ख्याल इस वक्त बीएमसी और साथ ही साथ रेल प्रशासन रख रही है। तो अगर ज्यादा बारिश होती भी है तो भी जो है सामान्य तरीके से जो है रेल की जो एक शेड्यूल है वो चलता रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम एक ट्वीट दिखा रहे हैं शिशिर आईएमडी की तरफ से, जिसमें कि बहुत ही मॉडरेट रेनफॉल की जो संभावना है वो जताई गई है। जैसे कि हम बता रहे हैं भिवंडी में, जो कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, उसमें 18 मिलीमीटर बारिश की बात की जा रही है। उल्लासनगर जो कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ 17 की बात की जा रही है। अंबरनाथ ठाणे डिस्ट्रिक्ट में ही है, यहाँ 16 मिलीमीटर बारिश की बात की जा रही है। कोलाबा वहाँ भी आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि 15 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। और ये मौसम विभाग ने अभी अभी इसको ट्वीट किया है। वसई पालघर की बात की जा रही है, 15 मिलीमीटर बारिश। विक्रमगढ़ डिस्ट्रिक्ट पालघर, ये भी यहाँ भी 15 मिलीमीटर बारिश की संभावना व्यक्त की गई है मौसम विभाग की तरफ से। मुरूड जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ 14 मिलीमीटर बारिश। ताला जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, यहाँ 14 मिलीमीटर बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। उड़ान रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ भी 14 मिलीमीटर बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और शाहपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट थाने के तहत ही आता है, यहाँ भी। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि 14 से लेके 18 के रेंज में ही मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल नहीं होने की बात दर्शाई जा रही है। अगर शिशिर आप हमारे साथ बने हों तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि मौसम विभाग ने अभी अभी जो ये ट्वीट किया है उसमें ये दर्शाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होने की बात की जाए। शिशिर हमारे साथ नहीं बने हैं, लेकिन आप इन ट्वीट्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है कि जैसा कि शिशिर बता भी रहे थे कि अभी भी जो मानसून की जो चाल है, खासकर मुंबई की बात की जाए, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, मॉडरेट बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है। और इसलिए भी आप देख सकते हैं कि ये जो रेंज है 14 से लेकर 18-19 के मिलीमीटर के रेंज में है। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा भारी बारिश की उम्मीद जो है जो नहीं की जा सकती है। मॉडरेट, जो लाइट से मॉडरेट रेन की जो है वो भविष्यवाणी आईएमडी की तरफ से ट्वीट के जरिए की गई है। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। खबर है त्रिपुरा से। त्रिपुरा के कुमारघाट में उल्टा रथ यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है, जिनमें 9 साल के 3 बच्चे भी शामिल हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने हादसे पर गहरा दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले के कुमारघर में रथ यात्रा के दौरान हुए हादसे में बिजली का करंट लगने से 7 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 16 लोग घायल हुए हैं। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरकार ने घायलों के इलाज का सारा खर्च उठाने का फैसला किया है। और प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के कुमारघाट में उल्टा रथ यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया और पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कुमारघाट में उल्टा रथ यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना बहुत ही दुखद है। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना। घायल लोग शीघ्र स्वस्थ हों। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। त्रिपुरा में हुई दुर्घटना में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और राजस्थान के बीकानेर के खाजूवाला में एक युवती के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले को एनएचआरसी ने संज्ञान में लिया है। आयोग ने इस मामले में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने पुलिस जांच की वर्तमान स्थिति को, लोक सेवकों के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई और तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में भी जानकारी मांगी है। आयोग ने पीड़िता के परिवार को दी गई राहत के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। राजस्थान से एक खबर है। वहां के कोटा के विज्ञान नगर इलाके में 12 घंटे के भीतर 2 कोचिंग छात्रों द्वारा आत्महत्या के मामले में एक बार फिर हड़कंप मच गया है।
दोनों कोचिंग छात्र कोटा में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। वहीं एक छात्र के परिजनों के पहुंचने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा दिया है। इसके साथ ही दूसरे छात्र के परिजनों का इंतजार किया जा रहा है। सीआई देवेश भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया है कि छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं देर रात नीट की तैयारी कर रहे एक और छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को छात्र के कमरे से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराया है। कल सुबह करीब हुआ था, जिसमें बालक जो था वो छात्रावास में रहकर नीट की तैयारी के लिए आया था करीब 2 महीने पहले, और उसने अपने व्यक्तिगत कारणों से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। इसके बाद रात को भी एक सूचना मिली थी कि एक और बच्चा था जो विज्ञान नगर में सेक्टर 2 में एक पीजी में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। दोनों ही करीब 2 महीने पहले कोटा में आए थे। दोनों के हमने अलग अलग मर्ग दर्ज कर लिए हैं और परिजनों को सूचना कर दी। परिजन एक के तो आ गए हैं, दूसरे के आ रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम कराएंगे और आगे हम जांच करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र के सुधारों में तेजी लाने के लिए राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। साल 2023-24 में बिजली क्षेत्र के सुधारों के लिए कुल 1,43,332 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन उपलब्ध कराया गया है। इस पहल की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में की थी, जिसके तहत राज्य 2021-22 से 2024-25 तक 4 साल की अवधि के लिए सालाना सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का आधी फीसद तक अतिरिक्त उधार ले सकता है। इस पहल ने राज्य सरकारों को सुधार प्रक्रिया सुगम करने के लिए प्रेरित किया है। ऊर्जा मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय ने 12 राज्य सरकारों को 2021-22 और 2022-23 में किए जाने वाले सुधारों की अनुमति दे दी है। पिछले 2 वित्तीय वर्षों में राज्यों को 66,413 करोड़ रुपए के वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई है। बिजली क्षेत्र में सुधार करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्र के भीतर परिचालन और आर्थिक दक्षता में सुधार करना और भुगतान की गई बिजली की खपत में निरंतर वृद्धि को बढ़ावा देना है। प्रोत्साहन पात्रता के लिए राज्य सरकारों को अनिवार्य सुधारों का अनुपालन करना आवश्यक है। इन सुधारों के पूरा होने पर प्रोत्साहन राशि के लिए राज्य की पात्रता निर्धारित करने के लिए विशिष्ट मानदंडों के आधार पर राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रदर्शन के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद के 0.25 से 0.5% तक हो सकता है। आपको बता दें कि विद्युत मंत्रालय राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करने और अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति देने के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करने के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में भी काम करता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू कश्मीर पहुंच गया है। 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को विश्व बैंक ने $700 मिलियन के सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। फंडिंग में बजटीय सहायता के लिए $500 मिलियन को शामिल किया गया है, जिसका मकसद मौजूदा संकट से लोगों की सहायता करना है। इसके अतिरिक्त $200 मिलियन का भी आवंटन को मंजूरी दी गई है। इससे पहले मार्च में IMF ने लगभग $3 बिलियन के पैकेज को मंजूरी दी थी। इन मदद से बुनियादी सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। पूर्वी यूक्रेन के रूसी नियंत्रित हिस्से में डोनेट्स्क शहर में हुई गोलाबारी के बाद कम से कम 2 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हो गए हैं। घटना में घायल होने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं घटना से आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की तरफ से गोलाबारी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। पोर्टलैंड में टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए समुद्र में उतरी टाइटन पनडुब्बी के हादसे का शिकार होने के बाद उसका मलबा निकाल लिया गया है। सेंट जॉन्स, न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर में बंदरगाहों पर आया मलबा इस बात की जांच में अहम साबित होगा कि पनडुब्बी में विस्फोट कैसे हुआ था। आर्कटिक ने पनडुब्बी के अवशेष खोजने के लिए टाइटैनिक के मलबे के पास समुद्री सतह में दूर से संचालित वाहन यानी ROV से जांच की थी। ROV के स्वामित्व वाली कंपनी
पेलागिक रिसर्च सर्विसेज ने कहा है कि उसने पड़ताल पूरी कर ली है। उसने कहा कि उसका दल अभी मिशन पर है और टाइटन के बारे में चल रही जांच पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। इस काम में अमेरिका और कनाडा की अनेक सरकारी एजेंसियां शामिल हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर एक किशोर को गोली मार दी गई। स्थानीय मीडिया के अनुसार जांच से भागने की कोशिश में 17 वर्षीय किशोर को पुलिस ने गोली मार दी। इस घटना के बाद से लोग अपना विरोध जता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने करीब 40 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई। मामले की जांच शुरू हो चुकी है। प्रदर्शन में करीब 24 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं 31 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने घटना की निंदा की है। बुधवार को हुई भारी बारिश के कारण चिली का मध्य दक्षिणी ग्रामीण इलाका पूरी तरह से डूब गया है, जिससे फसल बर्बाद हो गए हैं और सरकार को कृषि आपातकाल घोषित करना पड़ा है। चिली में कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने कृषि क्षेत्र पर काफी प्रभाव डाला है, जिससे कई लोगों के घर और खेत नष्ट हो गए हैं। मंगलवार को जारी आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक खराब मौसम के कारण 2 लोगों की जान चली गई, 4 लोग लापता हो गए और हजारों लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। और कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग के कारण अमेरिका में काफी प्रभाव पड़ा है, जिसके बाद से अमेरिका में धुएं से भरा आसमान दिखाई दे रहा है। इस कारण पिट्सबर्ग शहर में निवासियों से बाहरी गतिविधियों को सीमित करने का आग्रह किया गया है, क्योंकि वायु की खराब गुणवत्ता सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। राष्ट्रीय मौसम सेवा विभाग ने कहा है कि मिडवेस्ट का ज्यादातर हिस्सा पश्चिमी आयोवा से लेकर इलिनॉइस और विस्कॉन्सिन और मिशिगन और ओहायो तक वायु गुणवत्ता चेतावनी के तहत गुरुवार या उससे अधिक समय तक खराब रहने की उम्मीद जताई जा रही है। कैलिफोर्निया में यात्री ट्रेन के टैंकर ट्रक से टकरा जाने के बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। 190 से अधिक यात्रियों को लेकर सिएटल जा रही एक एमट्रेक ट्रेन बुधवार को कैलिफोर्निया के मूर पार्क में एक पानी के ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद ट्रेन आंशिक रूप से पटरी से उतर गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही आपातकालीन क्रॉसिंग को मौके पर तैनात कर दिया गया। अग्निशामक ने बताया कि ट्रेन में यात्रा कर रहे 190 से अधिक यात्रियों और कर्मचारियों में से सिर्फ 8 को हल्की से मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अधिकारियों की ओर से दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। खबर खेल जगत से है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में आज भारत का सामना ईरान से होगा। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अजेय रही है। मौजूदा चैंपियन भारत ने इससे पहले खेले गए 3 मुकाबलों में जापान, दक्षिण कोरिया और चीनी ताइपे के खिलाफ जीत हासिल की और अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। आज ईरान के खिलाफ मैच में भारत की कोशिश जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत करने की होगी। और कजाकिस्तान में चल रहे एलॉर्डा कप के दूसरे दिन भारतीय मुक्केबाज सुमित ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। सुमित ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के बेगजा तंगतार को हराकर प्रतियोगिता में कांस्य पदक पक्का किया। उन्होंने इस मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदी पर शुरू से ही दबाव बनाए रखा और 5-0 के बड़े अंतर से जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की। तमिलनाडु ने दूसरा सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। अमृतसर के गुरु नानक देव स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु ने हरियाणा को 2-1 के अंतर से हराकर खिताब पर अपना कब्जा जमाया। तमिलनाडु के लिए प्रियदर्शनी एस और इंदुमती ने 1-1 गोल दागे। आज राष्ट्रीय कैमरा दिवस है और यह सुखद संयोग है कि पद्मश्री और लेडी टार्जन के नाम से मशहूर जमुना टूडू पर एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन इन दिनों दिल्ली में हो रहा है। जमुना ने जंगलों को बचाने के लिए कभी राखी बांधी तो कभी हथियार भी उठा लिए। उनके पर्यावरण प्रेम को फोटोग्राफर वज्रनाभ नटराज महर्षि ने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है। हमारी सहयोगी रजनी सेन ने जमुना टूडू से खास बातचीत की। हम सभी अपनी तरफ से प्रकृति से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रकृति को अपना परिवार मान लेते हैं। एक ऐसे ही बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जमुना टूडू जी, जिन्हें झारखंड की टार्जन लेडी के नाम से जाना जाता है।
जंगलों से प्यार के लिए न केवल वे उन्हें राखी बांधती हैं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए तीर कमान लेकर जंगलों में उतर जाती हैं। जंगल के संघर्षों से पद्मश्री तक का सफ़र, एक बहुत बड़ी यात्रा आपने तय की है। कुछ बताइए, कैसे उसकी शुरुआत हुई? मेरा गांव झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला चकुलिया प्रखंड और गांव मुटुरखाम से शुरू किए थे। मुटुरखाम से शुरू करके मैंने पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में मैंने वन सुरक्षा समिति बनाए। मेरा गांव में जैसे वन सुरक्षा समिति बनाए, उसी तरह मैंने पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में 500 से अधिक समिति मैंने बनाया और हर गांव में जाके मैंने जंगल को सुरक्षा करने के लिए एक संदेश दिया। टार्जन लेडी कैसे बन गई आप? टार्जन लेडी तो बस मैं जो काम किए, और मैं अपने से नहीं बनी हूँ टार्जन लेडी। मुझे आप जैसे पत्रकार बंधु और साथ साथ में हमारा देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टार्जन लेडी का उपाधि दिया। बहुत जख्म भी खाए हैं आपने और जान का जोखिम भी झेला है इस काम के लिए। जी हाँ, मेरा घर में डकैती करा दिया गया था। वो लोग धमकी दिया जो आप आज से जंगल को सुरक्षा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप जंगल को सुरक्षा कीजिएगा तो आपका जान नहीं रहेगा। लेकिन मैंने पीछे नहीं हटी, मैंने अपना काम को करते गई और आज भी मैं कर रही हूँ। और मैंने बोली जो भाई जितना दिन मेरा शरीर में सांस चलते रहेगी उतना दिन मैंने जंगल को सुरक्षा करते रहूँगी। और ये मेरे अकेले के लिए नहीं है, ये पूरा देश के लिए, पृथ्वी के लिए और भारत माता के लिए। जब आप पेड़ों को देखती हैं, हम तो केवल उन्हें देखते हैं, लेकिन क्या आपको कुछ और महसूस होता है? क्या बात करते हैं वो आपके साथ? पेड़ तो हमारा भगवान है। पेड़, पहाड़, पर्वत, ये सब हम लोग का भगवान है, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज में पेड़ पौधा और पर्वत को ही हम लोग भगवान मानते हैं। हम लोग मनुष्य जीवन और पेड़ पौधा का साथ में बहुत ही गहरी रिश्ता है। अगर गहरी रिश्ता नहीं रहता तो आज इस पृथ्वी में हम सब नहीं रहते। जमुना जी, कुछ गीत भी आप लोगों ने बनाए हैं। आपकी हमारी जनजातीय संस्कृति में तो प्रकृति से जुड़े कई गीत होते हैं, तो क्या कुछ ऐसे कुछ गीत भी हैं आपके पास? जी, मैं गीत गाती हूँ और जंगल के लिए, पेड़ पौधा के लिए मैं गीत गाती हूँ। कुछ गा सकती हैं हमारे? आबो जाना मदेशा बोरोते बेड़ा का दारे नणिते साजावा कना आबो जाना मदेशा दारे नणिते साजावा कना आबो जाना मदेशा। बहुत सुंदर। क्या अर्थ है इसका? कुछ इसका अर्थ है, हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो पृथ्वी माता है, ये पूरा पहाड़ पर्वत और पेड़ पौधा से ही घेरा हुआ है। उसे हमें बचाना है। पृथ्वी माता के लिए, धरती माता के लिए काम किए और काम करते हुए मुझे सम्मान मिला। ये तो बहुत खुशी का बात है, क्योंकि सम्मान मिलने से आपका मनोबल बढ़ता है और उससे और भी आगे मैं अच्छा काम करूं। तो इसके लिए मैं जिस जगह में मैं रहती हूँ वो पहाड़ का अंदर, जंगल का अंदर में रहती हूँ, लेकिन हमारा देश का जो प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव के लेडी को दिल्ली में लेके आकर उन्हें पद्मश्री से सम्मानित कराया, वो बहुत बड़ा बात है, बहुत खुशी का बात है और बहुत गौरव का बात है। तो इसीलिए मैं भारत के जो प्रधानमंत्री है, मैं उसको दिल का गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए जमुना जी। थैंक यू। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।